कहानी की शुरुआत में हमें डैनियल को दिखाया जाता है जो कि एक अच्छी कहानी लिखना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा होता। इसीलिए उसका दोस्त जो कि एक पब्लिशर है उसे रॉबिन्सन क्रूसो की ऑटोबायोग्राफी लाकर देता है, जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल 7 सालों की कहानी लिखी होती है। कहानी यहाँ से जाती है 18th सेंचुरी में, जहां पर हमें रॉबिन्सन को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसके पास रॉयल नेवी और ब्रिटिश आर्मी में काम करने का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन इस वक्त उसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं होती। वो बचपन से मैरी नाम की एक लड़की से प्यार भी करता है, पर वक्त बीतने के साथ साथ मैरी का परिवार अब बहुत अमीर हो चुका है और वो मैरी की शादी कभी रॉबिन्सन से नहीं करेंगे। रॉबिन्सन का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम पैट्रिक्स है। पैट्रिक्स भी एक अमीर घराने का लड़का है। रॉबिन्सन को पता चलता है कि मैरी के परिवार ने मैरी की शादी पैट्रिक्स के साथ तय कर दी, इसीलिए वो अपने दोस्त पैट्रिक्स से मिलने जाता है। पैट्रिक्स भी मैरी से शादी करना चाहता है। वो रॉबिन्सन से कहता है कि तुम मुझसे तलवारबाजी करो और जो इस मुकाबले में जीतेगा वही मैरी से शादी करेगा। इन दोनों के बीच में तलवारबाजी होती है, जिसमें रॉबिन्सन जीत जाता है और वो उसे छोड़कर जब जा रहा होता है तभी पैट्रिक्स पीछे से उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए रॉबिन्सन अपनी तलवार को आगे कर देता है। जो तलवार पैट्रिक्स के शरीर के आर पार हो जाती है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। यहाँ पर पैट्रिक्स के साथी भी होते हैं जो रॉबिन्सन को मारना चाहते हैं, लेकिन पैट्रिक्स के साथ ही काम करने वाला उसका एक साथी अपनी गन तान देता है, क्योंकि उसे पता है कि रॉबिन्सन की इसमें कोई गलती नहीं है। वो रॉबिन्सन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। रॉबिन्सन समझ चुका है कि अब उसे स्कॉटलैंड को छोड़ना होगा, इसीलिए भागकर वो मैरी के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। मैरी उसे कहती है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। वो रॉबिन्सन को छोड़ने के लिए जाती है। रॉबिन्सन यहाँ से जाने से पहले कहता है कि मैं 1 साल बाद वापस लौटूंगा, तुम मेरा इंतजार करना। और इसके बाद वो एक कार्गो शिप से यहाँ से निकल जाता है जो कि ब्रिटिशर्स का होता है। इस कार्गो शिप से ब्रिटिशर्स दूसरे देशों से सामान लूट कर अपने देश में लाते थे और अब रॉबिन्सन इसी शिप में काम करना शुरू कर देता है। साथ ही उसके साथ जो कुछ घट रहा होता है वो उसे अपनी डायरी पर लिखता है। अब एक रात को जब इनका शिप समंदर के बीचों बीच होता है, तभी समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है और इस तूफान की वजह से इनका पूरा शिप समंदर में डूब जाता है, जिसमें शिप में हर एक इंसान मारा जाता है। अगली सुबह हमें रॉबिन्सन को दिखाया जाता है जो कि किनारे पर बेहोश है। कुछ देर के बाद रॉबिन्सन को होश आता है। वो देखता है कि वो किसी आइलैंड पर पहुंच गया है। आसपास उसके शिप का सामान और उसके साथियों की बॉडीज भी होती है, जो देखकर रॉबिन्सन को बहुत दुख होता है। सबसे पहले वो अपने सभी साथियों को दफनाता है। इसके बाद वो देखता है कि सामने उसका कार्गो शिप है जिसकी हालत बहुत बुरी है। वो तैरकर शिप में जाता है जहां पर कैप्टन का डॉग होता है। साथ ही शिप में बहुत सारे हथियार भी होते हैं। रॉबिन्सन शिप से अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर आइलैंड पर वापस आ जाता है। अगले दिन वो देखता है कि समंदर के बीचों बीच एक और शिप है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो आग जलाता है ताकि आग की लपटों को शिप से कोई देख सके और जोर जोर से आवाज भी लगाता है। उसके हाथ में एक मशाल भी होती है, लेकिन इतनी दूर से उसे कोई नहीं देख सकता। शिप वहां से चला जाता है। रॉबिन्सन को समझ में आ चुका है कि अब उसे बचाने के लिए इस आइलैंड में कोई नहीं आएगा। उसे यहीं पर अकेले रहना सीखना होगा। सबसे पहले वो अपने लिए पेड़ के ऊपर रहने के लिए एक घर बनाता है। उसका साथी सिर्फ यहाँ पर कैप्टन का डॉग है। साथ ही यहाँ आइलैंड में बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ भी होते हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ इस आइलैंड पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पर जैसे जैसे वक्त बीतता है उसे यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अकेला है। पर वो मैरी के लिए किसी भी कीमत पर जिंदा रहना चाहता है। हर दिन जो भी वो महसूस करता है, जो भी उसके साथ घटता है, वो अपनी डायरी में लिखता है। और अब एक दिन जब वो आइलैंड में घूम रहा होता है, तभी उसे किसी इंसान के पैरों के निशान दिखते हैं। वो उन पैरों के निशानों का पीछा करता है और अपने घर में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि ये उसी के पैरों के निशान है, पर तभी उसे इंसानों की आवाज आती है। साथ ही ड्रम भी बज रहे होते हैं और अब वो उस आवाज का पीछा करता है। तभी वो देखता है कि जंगल के बीचों बीच एक कबीला है जो कुछ लोगों को मार रहे हैं।
वो दो लोगों को तो मार देते हैं, पर जब वो तीसरे आदमी को मार रहे होते हैं तभी रॉबिन्सन अपनी गन निकाल कर उस आदमी को मार देता है जो उस तीसरे आदमी को मारने वाला होता है। उसकी गन देखकर वो सब के सब भाग जाते हैं और अब रॉबिन्सन ने उस आदमी को बचा लिया। पर इससे पहले कि रॉबिन्सन उससे कुछ पूछता, एक बार फिर से वही कबीले वाले उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर रॉबिन्सन के पास गन है जिस गन से वो कई कबीले वालों को मार देता है। इन कबीले वालों का काम होता है कि ये आसपास के आइलैंड से लोगों को पकड़ कर लाते हैं और अपने अंधविश्वास के लिए उन्हें मार देते हैं। अब रॉबिन्सन को देखकर वो कबीले वाले भाग जाते हैं। साथ ही जिस आदमी को उसने बचाया था वो भी जंगल के अंदर भाग जाता है। अगले दिन रॉबिन्सन जब उसे ढूंढ रहा होता है तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो पेड़ से उल्टा लटक जाता है। और तभी वहां पर वही आदिवासी, वही आदमी आता है जिसकी उसने जान बचाई थी। रॉबिन्सन अपने चाकू से उस लता को काट देता है जिसमें उसका पैर अटका हुआ होता है और अब वो अपनी गन ले लेता है। रॉबिन्सन की भाषा को ये आदमी नहीं समझ सकता। रॉबिन्सन इसे अपने साथ ले जाता है और इसका नाम रखता है फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे के दिन ही रॉबिन्सन ने इसकी जान बचाई थी। अभी जो आदिवासी होता है ये रॉबिन्सन के कामों में उसकी मदद करता है। रॉबिन्सन कहता है कि तुम मुझे मास्टर कहकर बुलाओगे। धीरे धीरे रॉबिन्सन उसे अपनी भाषा भी सिखा रहा होता है। और अब एक दिन रात को ये दोनों के दोनों जब बैठे होते हैं ये ईश्वर के बारे में बात करते हैं। दरअसल अब इन दोनों को एक साथ रहते हुए 6 महीने हो चुके हैं। ये अब एक दूसरे की भाषा को कुछ हद तक समझ सकते हैं। फ्राइडे बताता है कि हमारे ईश्वर का नाम पैकिया है और वो उसकी पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता है जो कि एक क्रोकोडाइल की पिक्चर होती है। रॉबिन्सन कहता है कि ये कोई ईश्वर नहीं है बल्कि ये तो एक क्रोकोडाइल की पिक्चर है। साथ ही वो अपने ईश्वर के बारे में बताता है और उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करता है। वो उसे बाइबल देता है। फ्राइडे से बाइबल का एक पेज फट जाता है जिससे रॉबिन्सन को बहुत गुस्सा आता है। वो फ्राइडे को बहुत उल्टा सीधा कहता है जिससे फ्राइडे नाराज होकर वहां से चला जाता है। और अब रॉबिन्सन अपने घर में अकेला रहता है। कई दिन इसी तरह से रहने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे फ्राइडे की जरूरत है। वो फ्राइडे के पास जाता है और इन दोनों के बीच में एक बार फिर से दोस्ती हो जाती है। फ्राइडे रॉबिन्सन को बताता है कि जिन आदिवासियों ने मुझे मारने की कोशिश की थी जल्दी वो दोबारा यहाँ पर आएंगे और दूसरे लोगों को मारेंगे। हमें उन्हें बचाना होगा। रॉबिन्सन के पास बहुत सारा बारूद भी होता है और जिस जगह वो आदिवासी उन लोगों को मारने वाले होते हैं ये दोनों मिलकर वहां पर बारूद बिछा देते हैं। और जब वो लोग वहां पर आते हैं तो ये बारूद में आग लगा देते हैं जिससे चारों तरफ आग लगना शुरू हो जाती है। लेकिन रॉबिन्सन के साथ जो उसका डॉग होता है आग देखकर वो उस तरफ भागता है और तभी बारूद की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वो सभी आदिवासी मारे जाते हैं। साथ ही रॉबिन्सन का डॉग भी। अपने डॉग की मौत से वो बहुत उदास हो जाता है। वो उसे दफना देता है। वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। फ्राइडे जब ये सब देखता है तो क्रिश्चियनिटी के लिए उसके दिल में इज्जत आ जाती है क्योंकि उसने एक डॉग को भी सम्मान दिया। फ्राइडे रॉबिन्सन को बताता है कि हमने नीमन्स आदिवासियों को मारा है। जल्दी उनके लोग हमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आएंगे। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। रॉबिन्सन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आइलैंड वापस चले जाओ जहाँ से तुम आए हो, जो तुम्हारा घर है। फ्राइडे रॉबिन्सन से पूछता है कि तुम किस आइलैंड से आए हो। वो बताता है कि मेरे देश का नाम स्कॉटलैंड है जहाँ इस वक्त ब्रिटिशर्स का राज है। फ्राइडे जब ब्रिटिशर्स का नाम सुनता है तो बताता है कि मेरे पिता ने ब्रिटिशर्स के बारे में मुझे बताया था। वो हमारे आइलैंड पर आते हैं और हम लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और जो लोग उनके साथ जाने से मना कर देते हैं वो उन्हें मार देते हैं। रॉबिन्सन को समझ में आ जाता है कि वो अपने देश से बहुत ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि ब्रिटिशर्स आसपास के आइलैंड पर आते हैं। वो फ्राइडे से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ से निकलकर स्कॉटलैंड जाएंगे। पर वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मास्टर, मैं उस देश में कभी नहीं जाऊंगा जहां पर मेरे लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया जाता है। गुस्से में आकर रॉबिन्सन उसे बता देता है कि मेरा नाम मास्टर नहीं बल्कि रॉबिन्सन है। वो पूछता है कि मास्टर का मतलब क्या होता है। रॉबिन्सन कहता है कि मास्टर का मतलब मालिक होता है।
ये सुनकर फ्राइडे को बहुत दुख होता और बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि अभी तक वो उसे अपना दोस्त समझ रहा था, जबकि उसे समझ में आ चुका है कि रॉबिन्सन उसे गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं समझता। इसीलिए वो रॉबिन्सन को पकड़ लेता है, उस पर हमला करना चाहता है, पर वो रॉबिन्सन को सही सलामत छोड़कर वहां से चला जाता है। रॉबिन्सन ने अब तय कर लिया है कि वो नाव बनाकर इस आइलैंड से हमेशा के लिए अपने देश वापस लौट जाएगा। वो नाव बनाना शुरू करता है। कई दिन की मेहनत के बाद एक दिन उसके पास फ्राइडे आता और कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। रॉबिन्सन उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इस तरह से इन दोनों के बीच में पीस हो जाता है, जिसके बाद फ्राइडे भी रॉबिन्सन की नाव बनाने में मदद करता है। इक्विपमेंट्स कम होने की वजह से इन्हें बहुत वक्त लग जाता है, पर अब इनकी नाव बन चुकी है। पर एक रात को बहुत बड़ा तूफान आता है और जब तूफान शांत होता है तो ये देखते हैं कि जो नाव इन्होंने बनाई थी वो समंदर में बह चुकी है, यानी कि अब ये यहाँ से नहीं निकल सकते। साथ ही नीमन आदिवासी जिनके लोगों को इन्होंने मारा था वो अब एक दिन बाद यहाँ पर आने वाले हैं, जो अपने लोगों की मौत का बदला इनसे लेंगे। इसीलिए दोनों मिलकर आइलैंड पर बहुत सारे ट्रैप बिछा देते हैं। अगले दिन बहुत सारे नीमन्स इनसे बदला लेने के लिए आ जाते हैं, पर वो इनके ट्रैप में फंस जाते हैं और एक एक करके बहुत सारे नीमन आदिवासियों को मार देते हैं। पर कुछ नीमन आदिवासी इनके घर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन दोनों ने बहुत सारा बारूद बिछाया है। उस बारूद से एक ब्लास्ट करते हैं जिसमें सब के सब मारे जाते हैं। पर एक आदिवासी मरने से पहले रॉबिन्सन को तीर मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। और अब फ्राइडे उसका दिन रात ध्यान रखता है, उसकी मरहम पट्टी करता है, लेकिन रॉबिन्सन को कोई आराम नहीं मिल रहा होता। नीमन्स आदिवासी यहाँ पर अपनी नाव से आए थे, इसीलिए अब फ्राइडे तय करता है कि वो रॉबिन्सन को अपने खुद के आइलैंड पर ले जाएगा। दरअसल अब तक वो खुद के आइलैंड पर इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसके लोगों ने मान लिया था कि वो मारा जा चुका है, उसे अच्छे काम के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है। पर अब उसे अपने खुद के आइलैंड पर जाना होगा। वो नीमन्स आदिवासियों की नाव में रॉबिन्सन को अपने आइलैंड पर ले जाता है, जहां पर उसके जो साथी होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वो रॉबिन्सन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक ब्रिटिशर है जो उन्हें गुलाम बनाने के लिए यहाँ पर आया है। पर यहाँ पर कबीले के कुछ रीति रिवाज होते हैं, इसीलिए सबसे पहले रॉबिन्सन के जख्मों को ठीक करते हैं। और अब जब रॉबिन्सन पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो रॉबिन्सन को कहा जाता है कि तुम्हें फ्राइडे से लड़ना होगा और तुम दोनों में से जो भी जिंदा बचेगा हम उसे छोड़ देंगे। अभी दोनों दोस्त एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फ्राइडे रॉबिन्सन से कहता है कि तुम मुझे मार दो, इसके बाद तुम आजाद हो जाओगे और अपने देश स्कॉटलैंड चले जाओगे। रॉबिन्सन अपने दोस्त फ्राइडे को नहीं मारना चाहता। कुछ देर लड़ने के बाद वो अपने आप को फ्राइडे के सामने सरेंडर कर देता है और कहता है कि तुम मुझे मार दो ताकि ये तुम्हारी जान को बख्श दें। फ्राइडे भी रॉबिन्सन को नहीं मारना चाहता, पर तभी यहाँ पर एक बार फिर से ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, जो देखते हैं कि रॉबिन्सन और फ्राइडे एक दूसरे के सामने हैं। वो रॉबिन्सन को देखकर समझ जाते हैं कि वो उन्हीं में से एक है, इसीलिए फ्राइडे को गोली मार देते हैं, जिससे फ्राइडे की मृत्यु हो जाती है। वो रॉबिन्सन को बचा लेते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग, जितने भी आदिवासी होते हैं, उन सबको गुलाम बनाकर अपने शिप में ब्रिटेन के लिए रवाना हो जाते हैं। रॉबिन्सन फ्राइडे की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो 7 साल तक उस आइलैंड पर था और अब वो अपने घर वापस जा रहा है। जब वो स्कॉटलैंड जाता है तो मैरी से मिलने जाता है। मैरी ने अब तक शादी नहीं की, वो पिछले 7 सालों से उसी का इंतजार कर रही थी और अब जबकि वो घर वापस आ चुका है, ये दोनों फैसला करते हैं कि ये शादी कर लेंगे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर डैनियल इस ऑटोबायोग्राफी को पढ़ रहा होता है जो खुद रॉबिन्सन ने लिखी थी। वो इस कहानी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस और इमोशनल हो जाता है। वो अपने दोस्त पब्लिशर से कहता है कि मैं इसके ऊपर एक अच्छी कहानी जरूर लिखूंगा जिसे हम पब्लिश करेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।